19 मई 2024 ईरान की राजनीति का वो काला दिन जब इस देश ने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर को खो दिया। एक तरफ तो मिडिल ईस्ट के स्ट्रगल के बीच ईरान की उम्मीद केवल उसका राष्ट्रपति था, वहीं 20 मई को जब उनके मरने की खबर आई तो हर सपना, हर उम्मीद मानो बिखर सी गई। कोई कैसे मान लेता कि कुछ घंटों पहले जो राष्ट्रपति एक डैम के इनॉग्रेशन में था, वो अचानक अब नहीं रहा। 16 से 17 घंटे की तलाशी, ऊंची ऊंची पहाड़ियों की छानबीन और आखिर में मिले उनके हेलीकॉप्टर के मलबे से ये साफ हो गया कि ईरान के राष्ट्रपति ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। हालांकि इस खबर पर हर सुप्रीम लीडर ने अफसोस जताया और सोशल मीडिया में इस खबर से एक बड़ा भूचाल आया। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि आखिर अचानक ऐसा हादसा हुआ कैसे, वो भी तब जब भारत ईरान के बीच एक बड़ी चबाहर पोर्ट की डील साइन हुई। ऐसे में क्या ये भारत और ईरान के रिश्तों को तोड़ने के लिए की गई कोई साजिश है या मिडिल ईस्ट में चल रही अशांति का नतीजा? कब, क्या, कैसे हुआ और आखिर इब्राहिम रईसी का जाना भारत के लिए कितना बड़ा झटका है, चलिए जानते हैं। Iran's President Ibrahim Raisi has been killed in a helicopter crash. Death of their president Ibrahim Raisi. He was killed yesterday with several others after their helicopter went down in the mountains of Iran. Breaking overnight, the president of Iran, Ibrahim Raisi, has died in a helicopter crash in the northwest part of the country. देखिए, दुनिया के नक्शे पर यह है ईरान और यह है ईस्टर्न हिस्से में मौजूद वर्जेगन, जहां से पहले तो ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के गायब होने की खबर आई और फिर कई घंटों के सर्च अभियान के बाद ये साफ कर दिया गया कि ईरान के राष्ट्रपति नहीं रहे। हालांकि इस बीच तुर्की और रूस समेत कई देशों ने मदद भेजी, लेकिन एंड रिजल्ट सेम ही रहा। भारत के पीएम ने भी इस पर खूब दुख जताया, लेकिन भारत के लिए ये दुख केवल राष्ट्रपति के जाने का नहीं रह सकता, बल्कि आने वाले समय में बदलते रिश्तों का भी हो सकता है। जी हाँ, आपको याद होगा कि मिडिल ईस्ट के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी काफी समय से काम करते आ रहे हैं और इसमें एक बड़ी मेहनत उनकी ईरान के साथ बिलेटरल टाइज को अच्छे करने में लगी। तभी तो भारत 10 साल से चली आ रही चबाहर डील भी फाइनल कर पाया। हालांकि इससे अमेरिका और पाकिस्तान को बड़ी मिर्च लगी, लेकिन भारत और ईरान की दोस्ती बढ़ती चली गई थी। और अब जो रिसेंट घटना हुई है उससे कई पॉइंट्स हैं जहां भारत को नुकसान हो सकता है। इसमें पहला तो खुद कश्मीर का मुद्दा है। ये काफी कमाल की बात है कि ईरान का दोस्त होने के नाते कश्मीर मुद्दे पर ईरान ने कोई भी स्टैंड लेने से खुद को बचाया है। हालांकि ईरान एक मुस्लिम नेशन है जो शरिया लॉ फॉलो करता है, लेकिन डेटा बताता है कि कुछ हफ्ते पहले जब ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान गए तो पाक पीएम शहबाज शरीफ ने कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी तरफ से ईरान के इस पर सपोर्ट की बात भी कर दी, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति कश्मीर का जिक्र करने से बचे और गाजा की चर्चा की। इसी तरह पाकिस्तान, जहां ग्वादर पोर्ट में चीन के साथ मिलकर नजदीकियां बढ़ाता रहा, वहीं ईरान ने भी भारत का साथ नहीं छोड़ा। उसने 2 कदम आगे चलकर चबाहर पोर्ट में भारत को जगह दी ताकि अफगानिस्तान और मध्य एशिया में एंट्री के लिए भारत को रास्ता मिल जाए। ऐसे ही फारस की खाड़ी में भी वो हमारे देश के लिए एक खास ताकत है और इसलिए हमारा इनके साथ सैन्य और सुरक्षा संबंध मजबूत करता देखा गया है। आज की डेट में ईरान के 2 बड़े दुश्मन अमेरिका और इजराइल जरूर हैं, लेकिन भारत ने कभी भी अपने इस दोस्त के साथ खेमेबाजी वाला खेल नहीं खेला। वो दुनिया भर के देशों से द्विपक्षीय रिश्तों पर जोर देता रहा। यही वजह है कि भारत के अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों से अच्छे रिश्ते रहे हैं। खुद साल 2021 में भी जब रईसी राष्ट्रपति बने तो उनके शपथ ग्रहण में विदेश मंत्री जयशंकर तेहरान गए थे। एनएसए अजीत डोभाल भी ईरान जाते रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में भारत और ईरान के संबंध तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में राष्ट्रपति रईसी का निधन द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से भारत के लिए बड़ा नुकसान है। ये ईरान और भारत की दोस्ती ही थी कि जब अप्रैल में इजरायली जहाज को जब्त किया गया तो कुछ देर बाद ही ईरान ने जहाज पर सवार भारतीयों को रिहा करना शुरू कर दिया था। ईरान के राजदूत और नेता अक्सर कहते रहते हैं कि भारत के साथ उनके रिश्ते ऐतिहासिक हैं, सैकड़ों सालों से चले आ रहे हैं। हमारे बीच काफी समानताएं हैं, हमारे आर्थिक संबंध और बढ़ सकते हैं। लेकिन अब जो हुआ है उसने कई चीजों को क्वेश्चन में डाल दिया है। खुद एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान के नए राष्ट्रपति के चुनाव के बाद वो भारत से चल रही बातचीत और समझौतों की फाइलों को एक नए तरीके से देखेंगे। इस बीच अगर हम अमेरिका के दबाव में ईरान को लेकर सकारात्मक नहीं रहे तो जल्द ही ईरान, चीन, पाकिस्तान और रूस के साथ एक अलायंस की भूमिका में आ जाएगा। ये भारत के लिए चिंताजनक स्थिति होगी। देखिए, भारत को किससे कितना बड़ा झटका लगेगा ये तो काफी कुछ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि सरकार आएगी किसके हाथ।
हालांकि अभी टेम्परेरीली वाइस प्रेसिडेंट के हाथ सारी पावर्स हैं, लेकिन ईरान का संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति ही सरकारी कामकाज का मुखिया होता है। ऐसे में ईरान के इस्लामी रिपब्लिक कानून के अनुसार अगर मुखबर टेम्परेरी राष्ट्रपति रहते हैं तो उनका कार्यकाल बस 50 दिनों का ही होगा और इसी 50 दिनों के भीतर ईरान के लिए नए राष्ट्रपति का चुनाव करना होगा। ये समय इतना कम है कि देश पर जल्दी से बड़े लेवल पर चुनाव कराने और राजनीतिक हालात भी संभालने का दोहरा बोझ होगा। ऊपर से इजराइल के साथ चल रही टेंशन के साथ ईरान पर दिन दोगुना रात चौगुना बर्डन पड़ेगा। इन सब में भी अगर ईरान में नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो उससे पहले देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई से मंजूरी लेनी होगी और तभी वो नेता देश का राष्ट्रपति कहलाएगा। अब ईरान के केस में क्योंकि मकबूल खामनेई का चहेता माना जाता है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें भी ईरान के राष्ट्रपति का पद मिल सकता है। वैसे बता दें कि रईसी 2021 में राष्ट्रपति बने थे और अब अगला चुनाव राष्ट्रपति 2025 में होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ये घटना के चलते अब ईरान में एक काउंसिल का गठन किया जाएगा। इसमें फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, संसद का स्पीकर और न्यायपालिका के मुखिया होंगे। यही काउंसिल अधिकतम 50 दिनों के भीतर देश के लिए नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगी और एक ऐसे आदमी को देश की बागडोर सौंपेगी जो देश को संभाल सके। अभी भले ही वाइस प्रेसिडेंट का रोल आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे, लेकिन नियम बताते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की सबसे अहम भूमिका है। अगर मुखबर को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है तो उन्हें ईरान सरकार की ताकत सौंपने में खामनेई अहम रोल निभाएंगे। बिना उनकी मंजूरी के सरकार चलाना कठिन होगा। उनके निर्देश पर ही अंतरिम सरकार का प्रशासन और कामकाज ठीक ढंग से चल पाएगा और ऐसे ही जटिल हालात में रणनीतिक फैसलों में वो सरकार के मददगार होंगे। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ईरान में राष्ट्रपति की भूमिका कानूनों को लागू करने की और प्रशासनिक कामकाज को चलाने की होती है। वो अहम फैसले खुद से नहीं ले सकता, बल्कि नीतियां ईरान के नेता ही तय करते हैं। कुल मिलाकर ईरान में कोई भी राष्ट्रपति सुप्रीम लीडर के लिए ही काम करता है। अब अगर 50 दिनों में नया राष्ट्रपति बनता भी है तो उनके सामने कई चैलेंजेस होंगे साहब। पहला तो खुद ये है कि इजराइल के साथ उनका टेंशन चल रहा है। दूसरा, अरब देशों के साथ पुराना विवाद है ही। अमेरिकी प्रतिबंधों की मार भी उसे झेलनी पड़ रही है। ईरान की अस्मिता को बचाए रखना बड़ी चुनौती है, क्योंकि ईरान अपनी जनता के बीच अपने गौरव को बचाए रखने की बात हमेशा से करता आ रहा है। इसके अलावा उसे इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों से भी पार पाना होगा, जिसने इसी साल 3 जनवरी को विस्फोट करके कई लोगों की जान ले ली थी। अब इन सभी प्रॉब्लम्स को सुलझाने की काबिलियत किस रिप्रेजेंटेटिव में होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक सवाल जो हर किसी के जहन में उठ रहा है वो ये है कि क्या सच में केवल एक प्लेन के खराब होने से रईसी की मौत हुई या ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया गया है। दरअसल पिछले दिनों इजराइल और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर जोरदार मिसाइल हमला भी किया था। ऐसे में जाहिर है कि ऐसी बातें उठना वाजिब है। खुद सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इस हादसे के पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है, क्योंकि इजराइल ने पहले भी ईरान के एक सैन्य जनरल को सीरिया में मिसाइल हमले में मार गिराया था। वहीं इनके एक मिलिटेंट ग्रुप को ईरान के खिलाफ खुफिया कार्रवाई के लिए भी जाना जाता है। वो पहले भी ईरान में कई हमले करा चुकी है। हालांकि अभी तक इस ग्रुप ने किसी भी ईरानी राष्ट्रीय अध्यक्ष को कभी भी निशाना नहीं बनाया। वहीं द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि कई ईरानियों का कहना है कि इस घटना के पीछे इजराइल हो सकता है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि गाजा में चल रहे इजरायली हमले के बीच कुछ समय पहले ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया था। तब इजराइल ने खुलेआम ये कहा था कि ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ऐसे में अब वो इस हमले को इजराइल के स्टेटमेंट से जोड़कर भी देख रहे हैं। लेकिन इजराइल का इस पूरी घटना में कहना है कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है, उन्होंने किसी भी साजिश को अंजाम नहीं दिया है। मगर दूसरी नजर से देखें तो जिस जगह और जिस देश में रईसी का प्लेन क्रैश हुआ उसके भी इजराइल से काफी अच्छे संबंध हैं। ऐसे में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये भी कह रही हैं कि शायद अजरबैजान का इसमें कोई हाथ हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उन्होंने ही इजराइल को अपने देश में ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए कहा हो। लेकिन सोशल मीडिया की चर्चों को छोड़ दें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर पायलट को देखने में दिक्कत हुई होगी और वो हादसे का शिकार हो गया होगा। वहीं रक्षा विशेषज्ञों ने इजराइल के शामिल होने की आशंका को खारिज किया है। उनका कहना है कि अगर किसी राष्ट्रपति की हत्या होती है तो ये युद्ध का ऐलान होगा। ईरान इसका बहुत ही करारा जवाब दे सकता है। इसके अलावा विशेषज्ञों का कहना है कि इजराइल का टारगेट ईरान का परमाणु कार्यक्रम और ईरानी सेना है। वो राजनेताओं को निशाना नहीं बनाते। खुद भारत के एक्सपर्ट कमर आगा कहते हैं कि कुल 3 हेलीकॉप्टर्स थे
जिनमें से केवल एक ही गिरा। उन्होंने कहा कि जिस इलाके में ये गिरा है वो पहाड़ी इलाका है और दूसरी बात ये कि ये हेलीकॉप्टर 50 साल से भी ज्यादा समय से पुराना है। इसे 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले खरीदा गया था। ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं जिससे वे विदेशों से हेलीकॉप्टर नहीं खरीद पा रहे। आगे ने कहा कि अजरबैजान भले ही इजराइल का करीबी दोस्त है और ईरान के अंदर कई इजरायली हमले हुए जिनका अजरबैजान कनेक्शन सामने आया था। अजरबैजान की सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। ईरान बहुत पावरफुल देश है और मुझे नहीं लगता कि अजरबैजान की सरकार कोई गलती करेगी। ईरान के आगे अजरबैजान की कोई हैसियत नहीं है। हालांकि मोसाद अजरबैजान में काफी सक्रिय है। उन्होंने कहा कि रईसी की मौत का इजराइल के साथ रिश्तों में कोई असर नहीं पड़ेगा। आगे ने कहा कि ईरान में एक सिस्टम काम करता है और सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई सेना आदि नीतियां तय करते हैं। इन नीतियों को ईरानी राष्ट्रपति लागू करता है। अब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जाएगा और फिर चुनाव होंगे। खैर, शक की एक सुई तो अमेरिका की तरफ भी घुमाई जा रही है क्योंकि अमेरिका के रिश्ते भी पहले से ही ईरान के साथ बेहतर नहीं रहे। ऊपर से आग में घी डालते हुए अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के सांसद और कुछ सीनेटर इस बात से खुशी भी मना रहे हैं कि रईसी की मौत हो गई है। वो तो ये कहने से भी बाज नहीं आ रहे हैं कि उनसे सबको छुटकारा मिल गया क्योंकि वो मानव अधिकारों की हत्या कर चुके थे। मगर इन सभी बातों के विपरीत एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बिना किसी सबूत के ऐसी अफवाहों को सच नहीं माना जा सकता। खुद अमेरिका के सीनेटर ये कह रहे हैं कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से हुई बातचीत ये बताती है कि अभी ऐसे कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर रईसी की हत्या में किसी साजिश की बात की जा सके। तो साफ है कि आखिर ये किसका काम था, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए किसी भी थियरी को सच नहीं ठहराया जा सकता। इस पूरी कहानी पर आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।